नमस्कार प्रिय बच्चों, जैसा कि अभी तक हम आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक वसंत से अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम आपकी जो त्वरित अध्ययन के लिए पुस्तक है, रीडर बुक है आपकी भारत की खोज, जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। इसका तृतीय अध्याय पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि यह द्रुत पठन की पुस्तक है, तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम आदर्श वाचन करूँगी। आपको भी इसी प्रकार से आपको पढ़ना है इसे और अर्थ ग्रहण करना है। जो मुख्य बिंदु होंगे उनको मैं स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगी, तो आपका पूरा ध्यान पाठ पर हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। इसके जो अवशेष मिले हैं वो हमें मिले हैं कहाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर व अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्यों ने बसाया होगा। कहने का मतलब, ये जो दो नगर हैं, ये खुदाई के द्वारा, ये ज़मीन में दबे हुए थे और खुदाई के द्वारा इन्हें हमने प्राप्त किया है और इनके माध्यम से प्राचीन नगरीय सभ्यता का हमें ज्ञान होता है। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगह मिले हैं, जैसे कि पश्चिम में काठियावाड़। बेटा, ये जो काठियावाड़ जगह है, ये है आपके गुजरात में, सौराष्ट्र, पंजाब में अम्बाला ज़िले में। ठीक है। यह विश्वास किया जाता है कि सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। ये सभ्यता सिंधु नदी की घाटी से गंगा की घाटी तक फैली हुई थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कैसी है, अत्यंत विकसित सभ्यता है। जैसे आज आप अपने व्यवस्थित नगर देखते हैं, ऐसे ही ये सभ्यता भी पूरी योजना बना करके और इन नगरों का निर्माण, इन नगरों की स्थापना की गई है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित थे। और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। ये स्वयं सिद्ध सी बात है कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बन जाती है, उसे एक लंबा समय चाहिए होता है। आश्चर्य की बात यह है कि सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। मतलब धार्मिक भेदभाव इस सभ्यता में नहीं था। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत मतलब यह उन उन युगों का निर्माण करने की एक आधारशिला थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। आपको पता ही होगा बच्चों कि ये जो विविध देशों के नाम दिए गए हैं, मिस्र में नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और फारस में, है ना, दजला फरात नदियों की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ से भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है कहीं की संबंध थे। ये तीनों जो सभ्यताओं, ये भी प्राचीन सभ्यताएं हैं और इनसे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध थे और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। कहने का मतलब उनसे ज़्यादा परिष्कृत सभ्यता थी। ये एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इन बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते युग से जोड़ती है।
जब संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत हुई। कहने का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता अत्यधिक प्राचीन सभ्यता है और उसके अवशेषों का पता हमें खुदाई में बहुत बाद में मिला है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि बीच का जो समय अंतराल था वो ब्लैंक था, वो खाली था, ऐसा नहीं है। उसमें 5-7 दौर ऐसे निकल गए कि जो है हमें नए नए युगों का वहाँ संकेत मिलता है, नई नई सभ्यताओं का हमें, या फिर मानव के विकास की विविध जो स्थितियों का हमें पता चलता है। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि जो पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। मतलब वहाँ से खुदाई के अंदर जो हमें मूर्तियाँ मिली है, जो अवशेष मिले हैं, उससे हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, क्योंकि लिखित कोई भी प्रमाण जो है अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक बच्चों पढ़ा नहीं जा सका है, तो वहाँ जो अवशेष मिले हैं उसी से हम ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं इन तक हम पहुँचे हैं। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने के रूप में दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब यह सभ्यता ऐसा नहीं है कि यह कोई हमें लगे कि ये प्रारंभ है सभ्यता का, नहीं, ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ हमें व्यापार, वाणिज्य के और संस्कृति के विकसित रूप के दर्शन होते हैं। तो ये जो भोर बेला है, एक तरह से जहाँ हम प्रारंभिक अवस्था पाते हैं, वहाँ भी भारत काफ़ी परिष्कृत रूप में है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में हमें एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसे देख करके हमें आभास होता है कि उन लोगों का वास्तुशिल्प के प्रति, वास्तुकला के प्रति उन लोगों का जो दृष्टिकोण था वो आज के समान ही समृद्ध था। और इस प्रकार के स्नान आदि की व्यवस्था से यह भी पता लगता है कि सामूहिक स्नान और धार्मिक आयोजनों से पूर्व जो स्नान की प्रथा वहाँ पर प्रचलित रही होगी। तो इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता एक तरह से प्राचीन भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन है और हम वहाँ भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक अवस्था के चिन्ह पाते हैं। धन्यवाद।